नमस्कार, मैं हूं प्रीति त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सी टाइम्स। सी टाइम्स के आज हेल्थ प्लस में हम प्रोग्राम में फिर से लेकर के आए हैं डीएमआईटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर दीपा सिंह ठाकुर जी को। हमने लास्ट पहले एपिसोड में देखा था डीएमआईटी टेक्निक के बारे में कि किस प्रकार से ये टेक्निक वर्क करती है, कि हमारा जो एजुकेशन है बच्चों का, वो हमारे बच्चे किस फील्ड में जाएंगे, किस कैरियर को चुनेंगे, उसके लिए बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एज अ मदर, एज अ फादर, हम सभी को टेंशन रहती है अपने बच्चों को लेकर के कि हमारे बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि सभी बच्चे यूनिक होते हैं अपने आप में, लेकिन वो यूनिकनेस उनकी है क्या, वो किस फील्ड में कितना अच्छा करेंगे, इसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं डीएमआईटी स्पेशलिस्ट के द्वारा। तो आइए इसी टेक्निक के बारे में और जानकारी लेते हैं डॉक्टर दीपा से। दीपा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल, हमारे प्रोग्राम में। तो आज हम जिस बात करेंगे कि लर्निंग प्रोसेस, आज की डेट में सबसे ज्यादा देखा जाए तो लर्निंग प्रोसेस की बच्चों को किस प्रकार से हमको पढ़ाना चाहिए, किस प्रकार से वो चीजों को जल्दी गेन करते हैं या कैच करते हैं और पढ़ते हैं, लॉन्ग टाइम तक उनकी मेमोरी में वो चीज रहती है। एग्जाम में वो उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल जी, उसके लिए हमको अपनी लर्निंग पैटर्न के बारे में नॉलेज होना चाहिए, जो कि डीएमआईटी टेस्ट के द्वारा हम पता करते हैं। जी। तो लर्निंग पैटर्न के 3 टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग पैटर्न। पहला तो है कि विजुअली देख करके, ऑडिटरी सुनकर, और काइनेस्थेटिक यानी लिख कर। होता क्या है कि हर पेरेंट्स की एक ही ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा लिख लिख कर याद करेगा, ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। बिल्कुल, लेकिन ये गलत फहमी है, क्योंकि हर बच्चे का लर्निंग पैटर्न उस डिफरेंट होता है। बिल्कुल, कुछ कोई सुनकर, हाँ, कोई लिख कर सकते हैं, कोई सुनकर करेगा, और कोई देखकर ही अपनी मेमोरी में चीजें कैच कर लेगा और उसको लॉन्ग टाइम तक अपनी मेमोरी में रखेगा वो। बिल्कुल ना। तो सबसे पहले हम आपको वो करते हैं कि लर्निंग पैटर्न में जो विजुअली है ना, विजुअली में ये है कि देखकर कैसे बच्चे, आप कहेंगे कि अरे बच्चे देखकर, यदि मुंह से नहीं बोल रहे हैं, और एक्चुअली होता भी यही है कि बड़ा छोटा सा उनका मेमोरी, छोटी सी उनकी सोच होती है, तो यदि सिर्फ देखकर ही आंखों से पढ़ेंगे तो फिर ऐसा भी होता है कि शायद इनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। बिल्कुल ना। और ये डिस्टर्ब हो गए होंगे इनकी ऐसा, लेकिन ऐसा है भी नहीं, और कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता है। तो जैसे कि हम ये चाहेंगे कि पहले हम बच्चे के पैटर्न की जानकारी कर लें कि भाई हमको बच्चे को किस तरीके से लर्न कराना है, उसको अननेसेसरी प्रेशराइज ना करना पड़े। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, जितने इजी वे में वो गेन करता जाए, हाँ, उसी इजी पैटर्न से हमको बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखकर तो उनका हो ही गया। हाँ, ठीक है। अब ऑडिटरी, कुछ बच्चे सुनकर भी होते हैं। बार बार हाँ, नहीं, सुनकर मतलब जब टीचर्स क्लासरूम में किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, उसको समझाते हैं, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि फिर उनको दोबारा घर में आके रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर पेरेंट्स को भी ऐसा लगता है कि अरे ये बच्चा क्या करेगा, क्या सिर्फ क्लासरूम में पढ़ने से ही थोड़े ना परसेंटेज आ जाएंगे। और ये एक्चुअली ये भी एक प्रॉब्लम है कि हर पेरेंट्स को 99.9 परसेंटाइल चाहिए है। बिल्कुल, है ना, चाहिए ही है, चाहे वो किसी भी फील्ड का बच्चा क्यों ना हो। हाँ, है ना। तो जब हम रिपोर्ट कार्ड देखने जाते हैं, जब देखते हैं रिजल्ट आता है बच्चों का, रिपोर्ट कार्ड देखते हैं, तो हम देखते हैं कि मैथ्स में नंबर कम आए हैं
यदि मैथ्स में कम नंबर आए हैं तो बच्चे का एक और ट्यूशन बढ़ जाएगा, एक ट्यूटर और लगा दिया जाएगा कि हमारा बच्चा मैथ्स में कम नंबर लाया है तो एक टीचर और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल दिया जाएगा। ये नहीं सोचेंगे कि हो सकता है बच्चे का दिमाग किसी और फील्ड में हो, किसी और चीज में हो। आप बच्चे के किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी लाइन में जाने के लिए आपको टीचर्स या आपको कोचिंग्स में नहीं डालना है, उसको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना। हाँ, उसके सिर्फ ब्रेन की मैपिंग करनी है। ठीक है ना। आपका टाइम, आपका पैसा, बच्चे का कॉन्फिडेंस, बिल्कुल ठीक है ना। जो कि सबसे ज्यादा मायने रखता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल ही बच्चे को सक्सेस दिलाता है, या हर किसी के कॉन्फिडेंस लेवल ही हर किसी को सक्सेस दिलाता है। हर बच्चे में एक ना एक यूनिकनेस होती है, सिर्फ उसको पहचानने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है ना। और ये पहचान कराने में हमारी हेल्प करता है DMIT एक्सपर्ट। बिल्कुल। और DMIT टेस्ट कराने से आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ हर किसी में हम हासिल कर सकते हैं। हमको अननेसेसरी भटकना नहीं होगा। एक टाइम ऐसा होता है 11th के बाद बहुत सारे पेरेंट्स भटक जाते हैं, बहुत कंफ्यूजन रहता है। बच्चे साइंस ले लेते हैं, फिर 2 महीने 3 महीने जाते हैं, बुक्स का खर्चा होता है, फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है, चीजें छूट जाती हैं। ठीक है ना। उसको रिकवर करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद वो आर्ट ले देते हैं, या फिर उनको कॉमर्स लेते हैं कि भाई 10th तक हमने ये ले लिया, हमको लग रहा था कि हम साइंस मैथ्स कर सकते हैं, लेकिन आगे चल करके उनको लगता है कि नहीं भाई हम साइंस मैथ्स नहीं कर सकते हैं, तो वो अदर सब्जेक्ट में जाते हैं। बिल्कुल। लर्निंग पैटर्न से बहुत सारी चीजें, बच्चे के लर्निंग पैटर्न से ही आप सब कुछ बच्चे की सफलता पे और बच्चे की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज पर आप सब निर्भर करता है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने जाना था, आपने बताया था कि ब्रेन जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन, और इसमें कुछ लोब्स पाए जाते हैं। हाँ, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, हमारे हमारे ब्रेन में 1200 करोड़ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अच्छा, 1200 न्यूरॉन्स। हाँ, 1200 करोड़ न्यूरॉन्स रहते हैं, जो 1200 करोड़ न्यूरॉन्स सेल्स जो होते हैं वो हमारे ब्रेन में काम करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है जी। अब ये तो एक विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव मस्तिष्क के 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट और राइट, ये सबको मालूम है। हाँ, ठीक है। लेकिन ये भी विज्ञान ने ही डिस्कवर किया है कि मानव मस्तिष्क में दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट में 5-5 लोब्स होते हैं, 5 लोब्स। ठीक है। जो कि 2 लोब्स हमारी ब्रेन के फ्रंट में होते हैं और 3 लोब्स हमारे पीछे तरफ होते हैं, बैक। ठीक है ना। तो ये एक पार्ट का है। एक पार्ट में 5 लोब्स होते हैं और दूसरे पार्ट में भी, मतलब 5-5 में डिवाइड रहते हैं। बिल्कुल। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये हमारी ब्रेन में सेंस को पहुंचाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। जैसे कि हमने टच किया, हमको ठंडा लगा, तो उन्हीं न्यूरॉन्स ने एकदम विदिन अ सेकंड में हमारे ब्रेन को एक मैसेज दिया और हमने वो चीज हाथ से छोड़ दी कि हमको गर्म लग रहा है या हमको ठंडा लग रहा है। फिंगर से आपके वो सारे न्यूरॉन जो सेंसरी ऑर्गन ये कहलाते हैं, तो ये ब्रेन में तुरंत मैसेज पहुंचाते हैं, जिसके द्वारा तुरंत इफेक्ट होता है। ब्रेन आपको सूचना देता है कि ये चीज छोड़ देना हमको, कि गर्म है या ठंडा है। अच्छा दीपा जी, एक बात बताइए, क्या कभी ऐसा होता है कि लोब्स में न्यूरोसेल्स जो होते हैं वो किसी लोब्स में ज्यादा या किसी लोब्स में कम, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ये सामान्य सी प्रक्रिया है। कि किसी मतलब 5 लोब्स में किसी में न्यूरॉन्स ज्यादा हो जाएंगे, किसी में कम हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे ब्रेन पर इसका कुछ भी साइड इफेक्ट होगा। अच्छा। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अच्छा। बिल्कुल। और क्या ये संभव है कि दो मनुष्यों के जो न्यूरो सेल्स होते हैं उनका बंटवारा एक समान होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब सबके ब्रेन का अलग 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 पैटर्न है। अच्छा। आपको जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होते हैं, हाँ। ये हर किसी को मालूम है, बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। ये तो ये भी वही, मतलब दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है ना। तो ये बिल्कुल भी नहीं है, हर किसी तो की। ये जो 5 लोग आप बता रहे हैं, जी, ये जी, क्या जी। हमारे 5 फिंगर से देखिए, कनेक्टेड रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। हमारी ये 5 फिंगर्स हैं। हमारा ये थंब, ये इंडेक्स, ये मिडिल, ये रिंग फिंगर और ये लिटिल फिंगर। बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो हमारा जो फर्स्ट लोब है, हाँ। पैराफ्रंटल, ये फ्रंटल, और अपना ये थर्ड में आएगा पैरेटिकल, ठीक है। और ये आता है टेम्पोरल, और ये है ऑसोपिटल, ठीक है। अब आप ये हर किसी को समझ में नहीं आया नहीं होगा। आएगा, क्योंकि हाँ, ये क्योंकि एक स्पेशलिस्ट ही जान सकता है, बाकी हम लोग तो नहीं जान सकते हैं कि आगे ये क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं और किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो ये हमको थंब जो हमारा है ना, तो पैराफ्रंटल लोब्स जो होता है, इसका एक अपना अलग वर्क होता है, जो कि इसको ये लोब्स क्या किन बारकों को कंट्रोल करता है, हाँ, या आइडेंटिफाई करता है। आइडेंटिफाई करता है। तो उसमें से एक है क्रिएटिविटी, एक है थिंकिंग, और एक है अमेजिंग। बच्चों में कल्पना शक्ति होती है, ठीक है ना, इमेजिन करते हैं, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि क्या बैठे बैठे बच्चा कल्पनाओं में जीता है, सपनों में जीता रहता है, और सोचता है। जैसे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, जी, जी, सामने टीचर क्लासरूम में पढ़ा रही है, बट बच्चे का ध्यान क्लासरूम में ना हो करके जो साइड में विंडो है या डोर है उस पे उसका ध्यान रहता है, या फिर दूसरे बच्चे पर कि वो क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, इस पे उसका ध्यान रहता है। इसका एक एग्जाम्पल है तारे जमी पर। हाँ, बहुत सही एग्जाम्पल है। तारे जमी पर का ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक मैं तो ये कहती हूँ कि यदि पेरेंट्स कभी भी अपने बच्चों को लेकर डिस्टर्ब होते हैं, तो उनको तारे जमी की फिल्म जरूर रिपीट करना चाहिए। बिल्कुल ना, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा हमको इनकरेज करने का और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर करने का ये बहुत अच्छा एक हो सकता है। हाँ, चलिए अब आप अब आता है सेकंड अपनी इंडेक्स पर आते हैं, है ना। इंडेक्स होता है फ्रंटल लोब। अब इस लोब से हमको क्या क्या गतिविधियां करता है ये लोब, ये क्या बताता है? हाँ, इसमें बुद्धि, विवेक, विचार, अच्छा जी, इसी उंगली में रहती है। हाँ, ठीक है ना। तो ये हमारी और रचनात्मकताएं, बच्चे प्लानिंग कैसे करते हैं, अपनी योजनाएं कैसे बनाते हैं। अच्छा। कई बच्चे होते हैं उनमें लीडरशिप की भावनाएं होती हैं, है ना। ये लीडरशिप हर किसी में नहीं होती है। कैप्टन होता है, है ना। तो वो जो कैप्टन 90% वाले में शायद वो क्वालिटीज नहीं होती है, लेकिन वो जो 60% वाला है उसमें ये क्वालिटीज हो सकती है। बिल्कुल सही, क्योंकि उसमें लीडिंग कैपेसिटी है। हाँ, वो सबको लीड कर सकता है। अब ये लीड करने को कैसे मालूम चलेगा हमको कि भाई हमारा बच्चा लीडर बनेगा आगे चल के। तो हमारे हाथ में ही, कहते हैं ना, हमारी हाथों में ही सब हमारी किस्मत है। बिल्कुल। तो ये वाकई में सत्य है कि ये हमारे हाथों में ही हमारी किस्मत है। फिर आप इन हाथों से आप कर्म कीजिए तो भी आपकी किस्मत खुलेगी। और यदि आपको ये पता चल जाए कि हमको कर्म किस दिशा में करना है, तो और भी अच्छे से किस्मत आपकी कम टाइम में और कम मेहनत में आपकी किस्मत खुल जाएगी। ठीक है ना। फिर इसके बाद आता है अपना पैरेटिकल लोब, ठीक है ना, जो कि मिडिल फिंगर में होता है। अच्छा, ठीक है। अभी अपने 3 हो गए। अब मिडिल फिंगर सबसे ज्यादा जो कहना चाहिए हमारी जीवन में जरूरी है। उसमें क्या है, शरीर में हो रही जो भी संवेदनाएं होती हैं, जो भी
वे हमारी सेंस काम करते हैं, ठीक ना। जो भी हमारी आदतें होती हैं, जो भी हमारे हैबिट्स होती हैं, जो भी हमारी विचार होते हैं, दूसरों के प्रति आदर करना, सम्मान करना, हमें किस तरीके से बिहेव करना है, इससे वो सारी चीजें हम जानकारी ले सकते हैं। मिडिल फिंगर से ये सारी हमारी प्रक्रिया परीक्षण का सही डिसीजन हम उससे ले सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका रिंग फिंगर में टेम्पोरल लोब, है ना। तो टेम्पोरल लोब में सबसे पहले किस चीज की कैपेसिटी होती है? इससे हमको अपनी श्रवण शक्ति, है ना, ऑडिटरी जो हमारी सेंस होती है, हाँ, इससे हम कितना सुन सकते हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल भी किसी की भी बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल अनसुना करके चले जाते हैं। ऐसा होता है ना, कई बार हमने देखा है कि हम चिल्लाते रहते हैं, हम बोलते रहते, एक ही चीज को बोलते रहते, बार बार बोल रहे हैं, लेकिन बच्चा उस चीज का जवाब नहीं दे रहा है। वो उस चीज को तो अपन गुस्से में बोलते हैं ना, अनसुना कर देता है। और यदि हमारी कही हुई बात को वो सुनता भी है, लेकिन वो उसका मीनिंग गलत निकालते हैं। कई बच्चे, आज बच्चों को, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि यदि पेरेंट्स ने, फादर ने, मदर ने यदि उनको थोड़ा सा डांट दिया है तो वो सिर्फ उस चीज को गलत वे में ही लेके जाते हैं। आज की डेट में सबसे ज्यादा ये है कि यदि पेरेंट्स बच्चों को किसी चीज के लिए रोकते टोकते हैं तो उनको ये लगता है कि ये अननेसेसरी हमारे लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, जो हमको पसंद है वो करने नहीं दे रहे हैं। और इससे क्या है, कहते हैं ना, बात की कुबात हो जाता है, वही है। और फिर पेरेंट्स के प्रति निगेटिव भावना भी आ जाती है कि भाई ये मतलब जो क्या है। यदि ये जो लोभ है ना, इसमें यदि बच्चा, कहते हैं ना, छन छन के छन्नी लगी हुई है हमारे बॉडी में, ठीक है ना। सबको ये सब जानते हैं कि हमारी स्किन में भी कई परतें होती हैं, जिनको कि हम एक छन्नी के जैसे, है ना, कि वो छन छन के हमारे अंदर। तो ऐसे बर्ड जो है ना, यदि हम इस लोप में बच्चे का साइड बहुत स्ट्रांग है तो इससे बच्चे को बात समझ में आएगी। बात समझ में आएगी कि हमारे पेरेंट्स किस बात पे हमारा क्यों टोक रहे हैं, और यदि मैं इनकी बात मान रहा हूं तो मेरा क्या फायदा है, और नहीं मान रहा हूं तो मेरा क्या नुकसान हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही ये है कि मान लीजिए हमें बच्चे को म्यूजिक में साइड में, कोई जरूरी नहीं है कि उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स किसी भी साइड में संगीत की कोई भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली हुई हो, या उन्होंने कोई बहुत बड़े बड़े सम्मान मिले हुए हों उनको, कोई ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल लेकिन यदि बच्चे में संगीत के स्वरों को पहचानने की, बारीकियों को पहचानने की यदि उसमें क्वालिटी है तो वो एक बहुत अच्छा म्यूजिशियन भी बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है ना, बिल्कुल तो बन सकता है। ये जैसे कि एलॉन मस्क है जो कि 8 साल की उम्र में कोडिंग करना सीख गए थे, ठीक है, और 11 साल की उम्र में वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन गए थे। ठीक वैसे ही वॉरेन बफेट है, वो 11 साल की उम्र में स्टॉक मार्केटिंग करना सीख गए थे, स्टॉक ट्रेडिंग करना सीख गए थे, और फिर वो उनको कहा जाता है नोट छापने की मशीन। विराट कोहली है, 5 साल की उम्र में ही वो बल्ला घुमाने लगे थे। 3 साल की उम्र में, 3 साल की उम्र में, 5 साल तो आते आते मतलब काफी कुछ सीख गए। आज देख लीजिए विराट कोहली कहाँ पर है ना। लता मंगेशकर सिर्फ 5 साल की उम्र में ही स्टेज परफॉर्मेंस देने लगे थे, और गाना उन्होंने चालू कर दिया था सिर्फ 3 साल की उम्र में। लेकिन उनके पेरेंट्स ने उनकी जो क्षमता है उसको पहचाना, उनको रोका नहीं उस चीज के लिए कि नहीं आपको पढ़ाई करना है, आपको ये नहीं करना है, नहीं, उन्होंने इस चीज का बिल्कुल समर्थन किया, उनको रोका टोका नहीं। तो आज देखिए वो कहाँ से कहाँ है। विराट कोहली की एजुकेशन क्या है? कुछ नहीं है, उनके 10th पास है 10th पास है। बिल्कुल। तो आप जितने भी देखेंगे वो ज्यादा बड़े, मतलब कहना चाहिए बहुत ज्यादा पढ़े लिखे या बहुत होशियार नहीं है। सचिन तेंदुलकर बिल्कुल, वो भी 10th पास है।
तो ये है कि हमारे जो फिंगर्स हैं, हमारे जो लोब्स हैं, इसके बाद हमारा लास्ट आता है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल हमारा लिटिल फिंगर है, ठीक है जी। लिटिल फिंगर में हम क्या होता है, आंखों से देखी हुई चीजें, ठीक है ना, आंखों से देखकर, कई आपने पेंटर्स देखे होंगे, खासकर मुंबई में है, और मैंने दुबई में भी ऐसे देखे हैं कि वो साइड में कहीं भी बैठे हुए हैं रोड में, और आप खड़े हो जाइए, हाँ आप जैसे खड़े होंगे, जिस तरीके जिस उस पोजीशन में होंगे, वो स्केच आपका बना देंगे। तो वो क्या है, उनका हिडन टैलेंट है वो, बिल्कुल, है ना, जिसको वो निकाल रहे हैं, हाँ, दिखा रहे हैं सबको। वही एक कि आपको देख के उन्होंने आपका स्केच बना दिया, ये सारा सब वो ब्रेन ही है, ठीक है। तो ये ओसिपिटल जो लोब है हमारा, लास्ट लिटिल फिंगर वाला, उसमें देखी हुई चीजें, हमारे देखे हुए दृश्य की अमिट छाप हमारे ब्रेन पे होती है, ठीक है ना। और यदि हम इन पांचों लोब्स को वाकई में गहराई से अपने बच्चे का एनालिसिस करें, और आज हम समझ जाएं, तो हमको बहुत सी चीजों के टाइम से पहले अचीवमेंट मिल जाएंगे, है ना। आज हमारा सही दिशा हमको मिल जाए, बिल्कुल, बिल्कुल, पता चल जाए हमको, तो हम उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, हमारे बच्चे उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक बात बताइए डॉक्टर दीपा जी, दोनों ब्रेन में यदि 10% से ज्यादा का डिफरेंस है, जी जी जी, ठीक है, तो इसको एक्टिव करने में आप किस प्रकार से हेल्प करते हैं, या क्या ऐसा करते हैं कि वो एक्टिव हो जाते हैं? देखिए, यदि हम ब्रेन मैपिंग में लेफ्ट और राइट ब्रेन में यदि 10% से ज्यादा का डिफरेंस आता है, तो हम यहाँ पर एनालिसिस जब रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ मिड ब्रेन एक्टिवेशन करके एक प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम 10 सेशन करेंगे। उससे हम ब्रेन की जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको एक्टिव करेंगे, हम इन ग्लोब्स के न्यूरॉन्स को एक्टिव करेंगे, जिससे कि हमारे ब्रेन की जो भी वीकनेस है उसको हम दूर कर सकें, ठीक है ना। और मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक्चुअली DMIT मिड ब्रेन एक्टिवेशन, इसका पूरा ही प्रोग्राम का नाम है DMIT मिड ब्रेन एक्टिवेशन, जिसमें आपकी पूरी ब्रेन मैपिंग से लेके और ब्रेन एक्टिवनेस तक, ठीक है, आपकी सारी वीकनेस और स्ट्रेंथ का बायोडेटा या उसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाती है, बिल्कुल। तो ये हमने जाना कि किस प्रकार से हम अपनी लर्निंग प्रोसेस, बच्चों की लर्निंग प्रोसेस आगे किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो हम स्पेशलिस्ट की सहायता से कर सकते हैं। और ये इतना मुश्किल नहीं है आज की डेट में। DMIT टेक्निक जो है वह एक आपका कैरियर काउंसलर के रूप में कार्य कर रहा है, जो कि आपको आगे चल करके किस फील्ड में जाना है आपके बच्चों को। ये देखिए, सॉरी, नहीं, देखिए क्या है, हमारे भारत में आज थोड़ा सा, ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि हमारा भारत पिछड़ा हुआ है, नहीं, क्या है, टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी कमी भी नहीं है, थोड़ी सी जानकारी नहीं है। तो यदि हम आज विदेशों में देखिए आप, आज एशियन गेम्स चल रहे हैं, हाँ बिल्कुल चल रहे हैं, अभी ओलंपियाड देखी था आपने, उसमें आपको जितने भी, मैंने मस्कट में देखा है, हांगकांग में देखे हैं, तो यहाँ सब जगह आप सेमिनार वगैरह में जाते हैं? हाँ, मेरी वर्कशॉप हुआ है। मैं एक्चुअली मुझे ये टेक्निक वहां ही मालूम चला था, मैंने इसके बारे में जाना है कि 10 साल तक जो इससे अभी मतलब जो पिछला 10 साल निकल गया है,
उसमें क्या होता था कि DMIT के बारे में जानकारी तो थी, बिल्कुल। लेकिन उसकी फ्रेंचाइजी जैसी यूज कर रहे थे हमारे इंडिया में, इसके बारे में या इसकी जो एक प्रोसेसिंग होती है या जो मशीन रहती है वो अपने यहाँ नहीं थी। यहाँ से फिंगरप्रिंट ले करके उसको आगे सिंगापुर भेज दिया जाता था। हाँ। वहां से वो सारी चीजें तैयार होकर के, रिजल्ट तैयार होकर के आता था। देन उसके बाद जो काउंसलर होते थे वो उसके बारे में बताते थे। बट आज की डेट में ये है कि हमारे पास मशीनें हैं, हमारे पास सॉफ्टवेयर है जिससे हम खुद काउंसलिंग करते हैं। जो हमारी डॉक्टर दीपा मैडम है, ये खुद ही एनालिसिस करती हैं, खुद ही रिजल्ट तैयार करती हैं, उसके बाद पेरेंट्स को, बच्चे को बताती हैं, और जहां पर लगता है तो ये खुद काउंसलिंग करती हैं, पूरा सेशन देते हैं। तो हम बजाय इसके कि किसी एक्सपर्ट सिर्फ DMIT के बारे में जानता है तो उसके पास ना जाकर के उस स्पेशलिस्ट व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो कि खुद से रिजल्ट निकालते हैं और आपको बताते हैं और काउंसलिंग भी करके ये इम्प्रूव कराते हैं कि कहाँ पर क्या कमी है और उनको कहाँ क्या कैसा करना चाहिए। तो हमें एक्सपर्ट की जरूरत है। अपने बच्चे में, हमारे बच्चों में टैलेंट है, उस टैलेंट को जानने के लिए हमें DMIT टेक्निक का यूज करना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में और हम अधिक जानकारी लेंगे। फिर अगले सप्ताह इसी समय इसी चैनल पे फिर से मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारे साथ जुड़े रहें।